हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिव के क्वेश्चंस पे। मतलब क्या है कि आपको जैसे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को कैसे हम ध्यान रखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये बताओ ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, स्पाइरो के हो, एलिन्स के हो या आपका फिशर प्रोजेक्शन हो, इन सभी तरह के कंपाउंड्स में आपको कैसे देख करके बताएंगे कि ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम लोग बात क्या करने वाले हैं उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बात होने वाली है आज ऑप्टिकल एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच की तरफ से। तो बेसिक चीज़ जो होती है कि अगर आपको किसी कंपाउंड को देख करके बताना है तो पहली चीज़ तो ये है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि पहले कंपाउंड को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए। अगर नॉर्मल किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको ध्यान से ये देखना है कि अगर कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन है, क्या है कि इफ compound has only one chiral carbon, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। पहली बात तो आपको यह समझनी है कि अगर कंपाउंड के पास सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो कंपाउंड ऑटोमेटिकली आपका क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं कि एक टर्म होता है कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कार्बन। ठीक है, इन दोनों टर्म को यहां पे डिफरेंशिएट कर देता हूं कि अगर आपका क्या है, कायरल कार्बन है, क्या है, कायरल कार्बन है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल 4 वैलेंसी डिफरेंट एट sp3 सेंटर। ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपका जो sp3 सेंटर, उसकी चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट है तो वो आपका क्या है, कायरल सेंटर है। और कायरल मॉलिक्यूल के लिए, कायरल मॉलिक्यूल के लिए क्या होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल के पास, कायरल मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए ये कंडीशन हमेशा नेसेसरी और सफिशिएंट, यानी यूं कह लो कि एकदम से मस्ट होनी चाहिए कि कंपाउंड के पास, compound has no element of symmetry। ठीक है ना जी, उस कंपाउंड के पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूं कि कायरल कार्बन जिसके पास कोई भी चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो, और कायरल मॉलिक्यूल जिसके पास क्या हो, आपकी पूरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में से, मतलब ना ही आपका क्या होता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, और एक थर्ड आता है क्या, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर उन दोनों, बेसिकली ये 3 तरह की सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो आपके मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जो आपके क्या होता है, जिसके 180 पर देखने पर सेम एटम या मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में दिखते हैं, तो आप कहते हो कंपाउंड के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो तीसरी सिमेट्री होती है, बेसिकली उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज अगर जिस कंपाउंड में ये दोनों ऑलरेडी हैं, ऑटोमेटिक कंसीडर कर लिया जाता है कि तीसरा भी वहां पे होगा, यानी उसको ऐसे बोलते हैं हम लोग कि AAOS, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब अगर ये दोनों हैं आपके पास तो ऑटोमेटिकली यहाँ तीसरा होना चाहिए। तो कहने का शॉर्ट फॉर्म में ये मतलब है कि अगर आपके पास किसी कंपाउंड में ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और इन दोनों में से कोई एक है तो ये भी होगा। बात इतनी सी सिंपल सी है। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता तो मॉलिक्यूल कायरल होगा। मतलब कायरल होने का मतलब ये है कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बात समझ में आ गई कि अगर इसके पास क्या हो गया कि आपका कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और कायरल मॉलिक्यूल के होने का मतलब है चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कायरल
मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर में कोई एज इट इज रिलेशन नहीं है, बस एक रिलेशन ये है कि अगर आपके पास कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है तो इसका मतलब तो आप कह देते हो कि कंपाउंड आपका क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, और या दूसरे शब्दों में कह सकते हो ऑप्टिकल एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूं, ठीक है ना, ये क्लोरीन है और यहां पे आपका CH3 है, तो यहां पे देखना ध्यान से, ये जो आपका कार्बन है ये क्या है, कायरल सेंटर है, और आपके पूरे कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, एक ही कायरल सेंटर होने की वजह से ये ऑप्टिकल क्या हो गया है, एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। तो मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि अगर कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा हुए, क्या हुआ, यही मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं कि अगर आपके पास इफ compound has more than one chiral center, तो क्या होगा, आप क्या चेक करेंगे, फिर आपको करना होगा, आपको चेक करना होगा क्या, चेक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना जी। आपको फिर चेक करना होगा कि आपका मॉलिक्यूल क्या है, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो नहीं। अगर आपके पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव, और अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तो इसी के बेसिस पे अभी आपको बेसिक्स आइडिया लग गया होगा कि किसी कंपाउंड को देख के हम बता सकते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, कैसे। इन्हीं दो हमारे कॉन्सेप्ट है बेसिकली, अगर एक कायरल कार्बन तो ऑप्टिकल एक्टिव, एक से ज्यादा हो गया तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, बस इतनी सी बात है। अब डिफरेंट हम मॉलिक्यूल को लेकर के चेक करेंगे कि आपका वो कायरल कार्बन है, कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है। आओ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास इसी तरीके से कुछ भी आ जाए, यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH3 और यहां पर आ जाए CH, Cl और F, या यूं कह लो यहां पे कुछ भी ले लो, या CH2 ले लो, इस तरीके से ले लो। तो पहली चीज देखो, कंपाउंड को ऑब्जर्व किया हमने ऑब्जर्व किया, हमने पाया क्या कि इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है, तो हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, ठीक है। आओ दूसरे मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देते हैं। अगर लीनियरली आपको इस तरीके से कंपाउंड को स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया जाता है तो आप ऐसे कर लेते हो। फिर आता है आपका दूसरे टाइप का, दूसरा टाइप कौन सा होता है, फिशर के फॉर्म में दे देता है, इस तरीके से आपको करके दे देगा, ठीक है जी। मान लो इस तरीके से दे देता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, कुछ भी ऐसे दे देता है, CH, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका H। अब मेरे को बताओ कि ये कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है। तो फॉर दिस मॉलिक्यूल आपको सबसे पहले देखना होगा इसमें कायरल सेंटर कितने हैं। तो कायरल सेंटर आपने देखा कि यहाँ पर है एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पे है, तो टोटल कितने कायरल सेंटर हो गए, 3। तो जब एक से ज्यादा है तो आपको क्या चेक करना होगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो चेक करते हैं, आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम चेक करने वाले, तो सबसे पहले आपको चेक करना है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं कि जो आपका फिशर प्रोजेक्शन होता है, इसमें जो वर्टिकल लाइन होती है इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है और सबसे टॉप पर होता है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये टुवर्ड्स द व्यूअर होता है। मतलब ऐसे मेरा हाथ है, अगर मैं ये वर्टिकल लाइन को ऐसे समझो और मेरा हाथ है तो ये इस तरीके से होगा आप लोगों की तरफ, और जो वर्टिकल लाइन होगी ये एकदम पीछे की तरफ होगा, यानी सर को मेरे दीवार में लगा दो और पैर भी ऐसे पीछे कर दो। तो इस तरह के केस जब भी बनेगा तो वो बनेगा हमारा फिशर प्रोजेक्शन में आता है। चूंकि sp3 सेंटर है तो चारों वैलेंसी दो प्लेन में होगी, दो डिफरेंट प्लेन में होगी, इस वजह से इस तरीके का होता है। तो अच्छा, अब इसमें हमें ये चीज देखनी है, क्या इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो मैं कहूंगा हाँ, अगर मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से यहां से कुछ इस तरीके का अगर मैं प्लेन एग्जिस्ट कर देता हूं, एग्जिस्ट देखता हूं, तो क्या है देखो, बिल्कुल वो अपर हाफ का नीचे लोअर हाफ मिल जाता है। तो अगर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, एग्जिस्ट कर गई, तो क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। इसमें हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, इसे हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही यही थी कि दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट एक करेगा तो आपका वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा तरीका देख लो, इसी तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल दे सकता है, वो आपका ऐसे दे सकता है, आपका मीजो कंपाउंड्स अक्सर दे दिए जाते हैं आपको, ठीक है ना जी। यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर गई,
जिस वजह से क्या हो गया, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। ठीक है ना जी। ये तो पहला फिशर के ऊपर प्रॉब्लम जो आपसे पूछी जाती है वो आप लोग देख लोगे कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो क्या कह दोगे, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। पर एक चीज मैं इसमें ट्रिकी चीज बताता हूं आपको, वो ये है कि फिशर के प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जनरली 99% केस में एग्जिस्ट ही नहीं करती। रीजन उसका क्या है कि देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेट सपोज मैं फिशर हूँ, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन हूँ, मैं नहीं हूँ फिशर प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा हूँ अगर, तो आपके ये दोनों हाथ है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने इस तरीके से बनाया हुआ। वर्टिकल में ये सर पीछे कर दो और मेरा पैर पीछे की तरफ कर दो। ठीक है जी। तो जब आपने सर और पैर दोनों इस तरीके से किया तो आप देखो मेरा सेंटर कहाँ होगा, सेंटर यहाँ पे होगा। तो यहां से अगर मैं यहां पे देखता हूं, अगर मेरा यहाँ पे कोई ग्रुप है, अगर आपको ये दिख रहा हो तो यहाँ पे अगर कोई ग्रुप, तो इसका 180 कहां पड़ेगा, 180 जस्ट पड़ेगा यहाँ बिहाइंड। यहां पे कोई दूसरा ग्रुप है क्या, लेकिन आपको पता है फिशर के केस में सभी जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है सब टुवर्ड्स द व्यूअर होती है, तुम लोगों की तरफ होंगी, और जितनी भी वर्टिकल लाइन होंगी वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होंगी, पीछे की तरफ होंगी। तो इसी वजह से इसमें जनरली आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिशर के क्वेश्चन में जब भी आपको दिया जाए तो आप सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री देख करके छोड़ सकते हो। अगर है तो बात कह दोगे कि क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता तो डायरेक्ट बोल दो कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है। दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा हो गया। अब तीसरा प्रॉब्लम देखो, तीसरा प्रॉब्लम आता है जनरली एल्कीन से जुड़ा हुआ। इसमें जनरली मान लो ऐसे दे देगा आपको, सिस प्रॉब्लम दे देगा, पूछेगा क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो तुम बोल दोगे कि अल्कीन जो होती हैं ये जनरली क्या होती हैं, बोथ आर क्या है, प्लेनर में है। तो प्लेनर होंगी तो क्या हो जाएगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ये इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाता है आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है जी। अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से समझना, अल्कीन फैमिली के ही एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है जिसको बोलते हैं अलीन फैमिली। जरा ध्यान से देखना इस चीज को। अलीन क्या होते हैं कि जैसे देखो, पहले इसको सिस्टम को समझ लेना, फिर उसके बाद बात करेंगे। अलीन फैमिली बेसिकली होती क्या है कि जैसे मान लो कि डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड लगातार आते चले जाए, ठीक है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होता है, इसमें ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मान लो ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, मैं मार्किंग कर देता हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है, ठीक है ना जी। तो अगर मान लो ये आपका पहला कार्बन है तो इसकी दो वैलेंसी अगर इस तरीके से निकली हुई, हर कार्बन के बाद आपको हैंड की पोजिशन चेंज करनी है। ये फर्स्ट कार्बन ऐसे जा रहा, अब दूसरे कार्बन को आपके हाथ को घुमा देना ऐसे, सेकेंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ में आपकी दोनों वैलेंसी इस तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो पाई बॉन्ड है तो आपके दोनों टर्मिनल जो होंगे वो क्या होंगे, एक प्लेन पर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, डिफरेंट प्लेन पे। मतलब अगर ये टर्मिनल इस प्लेन पर है तो वो वाला जो टर्मिनल होगा वो किस पर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर इस तरीके से निकला होगा। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इसमें इवन नंबर क्या होता है, इसमें ध्यान से देखना, अलीन सिस्टम में इवन नंबर पाई बॉन्ड होता है ना जब भी इसमें, तो हम क्या कहते हैं कि टर्मिनल जो होता है आपका, टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट प्लेन में होते हैं वो। ठीक है ना, ये एक बात हो गई। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा डिफरेंट, और ऑड नंबर में क्या होगा, सेम प्लेन में होंगे। ऑड नंबर में क्या हो जाता है, ऑड नंबर पाई बॉन्ड में क्या होता है, सेम प्लेन में हो जाता है। बाकी आप चीज जान नहीं रहे हो। अब इस पे क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से कह देगा आपको, जैसे इस तरीके से देगा, H है, Cl है, यहाँ पे Cl ले लिया और H ले लिया, पूछेगा बताओ इसमें क्या है, इसमें आपका ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। तो फटाफट करना क्या है, जब आपको पता है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो दोनों प्लेन एक ही में होगा, एक ही दोनों टर्मिनल एक ही प्लेन में होगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे में कर दे रहा हूं फटाफट। ऑड नंबर, इवन नंबर के क्वेश्चन देख लो, इवन नंबर ही आपको फंसाए जाते हैं उसमें। इसमें ऐसे कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे H दे दिया जाएगा और यहाँ पे Cl दे दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन खूब दिए जाते हैं, ऐसे टर्मिनल जैसे लगेगा आपको देखते ही लग जाए कि भाई यहाँ का Cl यहाँ है, यहाँ का यहाँ है, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत दिया जाता है। देखो ऑड नंबर है तो दोनों टर्मिनल क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगी। तो इन दैट केस क्या होगा कि अगर इसे सेम प्लेन में मान रहे हो तो इधर भी क्या होना चाहिए आपका, ये आपका, अगर ये ऐसे है तो उस तरफ किस तरफ होगा, इस तरह परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, और ना ही आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। तो होगा क्या इसमें, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। लेकिन और इवन नंबर में ही एक और चीज है, मैं वो भी समझा देता हूं आपको।
जैसे देखो HH हो गया और ClCl हो गया, यहाँ पे HCl हो गया। ये आपको देखो ध्यान से, इसमें भी क्या है, इवन नंबर है, 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन याद रखना यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये H और Cl है, ठीक है जी, और उस तरफ के क्या है, मान लो H और H इस तरीके से परपेंडिकुलर ले, तो अगर मैं ऐसे कटर को काटूं, कटर से काटूं मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालूं, तो ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे काट रहा हूं तो यहां पर जो हमारा प्लेन जाएगा ये तो सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, एक ही प्लेन में होने की वजह से सब कट जाएगा। यहां पर मिरर इमेज किसको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, यहां पर मिरर इमेज हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मिल जाएगा। इस वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर जाती है। तो होगा क्या, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। जिनको कुछ नहीं समझ में उनके लिए शॉर्ट ट्रिक भाई, निंजा टेक्निक क्या है कि भाई आपका ये जो देखो ध्यान से, इवन नंबर होने के बाद अगर किसी भी एक टर्मिनल पे दोनों ग्रुप सेम रहते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता, ऑप्टिकल क्या हो जाता है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है ना ये बात। अच्छा, अलीन सिस्टम भी हो गया। अब हमारा आता है अपना फोर्थ सिस्टम, कौन सा, स्पाइरो सिस्टम। क्या है अपना, स्पाइरो, ये आपको पता होगा, इसे बोलते हैं स्पाइरो। जब दो कोई भी हमारी रिंग एक कार्बन से जुड़ी होती है तो हम बोलते हैं इसको स्पाइरो सिस्टम, ठीक है ना। अब ध्यान से समझ लेना, ये बिल्कुल अलीन की तरह ही चलती है। अगर मैं आपको इसको 3D व्यू में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, ये ध्यान से देखना इसको। ए और बी जोड़ देते हैं, ये और करके समझ लो, ध्यान से समझना। अगर आपका क्या है, एक रिंग अगर इस तरीके से है, प्लेन में है, ठीक है ना, ऐसे मान लो एक रिंग अगर इस तरीके से, फर्स्ट रिंग ऐसे है तो सेकंड रिंग जस्ट उसका परपेंडिकुलर होगी, मतलब इस तरीके से होगी, ठीक है। थर्ड रिंग फिर अगेन इस प्लेन में होगी, फोर्थ रिंग अगेन इस प्लेन में होगी। सेम अलीन की तरह ही अगर इवन नंबर है तो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो रिंग दोनों होगी, दोनों रिंग आपस में एक दूसरे के क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाले। अब जरा देखो ध्यान से, अगर ये रिंग आपकी ये इस प्लेन में है तो इसके टर्मिनल कहां जा रहे होंगे, इसके टर्मिनल जा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। और अगर ये क्या है, इस प्लेन में है तो इसके प्लेन टर्मिनल कहां जा रहे होंगे, बिल्कुल इसी फर्स्ट वाले रिंग वाले प्लेन में जा रहे होंगे। तो ध्यान से देखना कि इवन नंबर होने पर यहां भी अगेन वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर इवन नंबर है तो टर्मिनल आपका कहां जाएगा, टर्मिनल जो दोनों हैं ये आपके दोनों टर्मिनल क्या हो जाएंगे, डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे, ठीक है ना जी। दोनों टर्मिनल आपके कहां चले जाएंगे, डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे। अब डिफरेंट प्लेन में वही सेम कॉन्सेप्ट यहां वाला कि भाई इसमें बताओ, इस वाले कंपाउंड में ए बी का मतलब कोई भी ग्रुप अलग अलग है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन जो भी एक दूसरे से मैच नहीं करता वो भी मान लेंगे। तो ध्यान से देखना, ऑड नंबर में सेम प्लेन में हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी दो, ऑड के केस में क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है ना। बाकी आगे की सेम कहानी है। तो ध्यान से देखो, जल्दी समझ लेते हैं। अगर आपका इवन नंबर है तो टर्मिनल दोनों डिफरेंट है, उस केस के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री तभी एग्जिस्ट करेगी। इन दैट केस प्लेन ऑफ सिमेट्री तभी एग्जिस्ट करेगी जब कोई भी एक टर्मिनल में सेम ग्रुप होती है। यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मान लो 2 लोग हैं, ठीक है ना जी। अब बीच में इस कार्बन की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे अगर मैं खड़ा हूं तो अगर मेरे पास इस तरफ से इधर इस तरीके से लेटा हुआ रिंग है और इस तरफ से खड़ा हुआ रिंग है, तो अगर मैं यहां ऊपर कार्बन देखता हूं तो मुझे यहां नीचे दिखना चाहिए, तभी 180 पे हमारा कार्बन कार्बन सेम मिलेगा। तो यहां पे तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बना देता हूं कुछ इस तरीके का कंपाउंड, देखो तो जरा ध्यान से सभी लोग, 3 लोग बना देता हूं और यहां पर ए कर देता हूं, यहां पे बी कर देता हूं, यहां पे भी ए कर देता हूं, यहां पे बी कर देता हूं। बताओ जरा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट होगी कि नहीं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें हमें सेंटर देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा क्या हो गया। अच्छा, इसी में अगर मैं एक ट्विस्ट ये पैदा कर दूं, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, तो जरा ध्यान से देखना, बाकी सब चीज तो सेम है कहानी, वो तो आप समझ ही रहे हो। लेकिन जो बीच वाली रिंग थी, जो हम ऐसे कह रहे थे कि इस प्लेन में है, वहां पर एक कार्बन क्लोरीन ऊपर की तरफ है। तो जब हम ऐसे रिंग को कट कर रहे होंगे तो इस क्लोरीन का हमें मिरर इमेज नीचे मिलना चाहिए था, जो कि है ही नहीं।
तो इसका मतलब अभी केस में क्या है, ये ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्विस्ट के लिए यहां पे दोनों क्लोरीन कर देता, तो अगर मैं ऐसे काट रहा हूं उस पूरे मॉलिक्यूल को, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे जा रही है हमारी अगर, तो ऊपर वाले क्लोरीन को नीचे वाला क्लोरीन दिख जाएगा, जिस वजह से क्या बोल सकते हैं हम यहां पे, हमारा क्या हो गया, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे होगा, जैसे देखो ये इसको अगर मान रहे हो तुम कोई भी इस प्लेन में मान रहे हो, तो ये वाली रिंग ऐसे घुमा दे रहे हो, बीच वाली रिंग ऐसे खड़ा कर दे रहे हो, फिर ऐसे वाली रिंग ऐसे घुमा दे रहे हो, फिर उधर वाले दोनों टर्मिनल, मतलब सारे टर्मिनल ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, टर्मिनल दोनों टर्मिनल इस प्लेन पे है। तो अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, तो इस क्लोरीन को ये क्लोरीन मिरर इमेज मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो बीच वाली रिंग थी वो खड़ी हो गई, अब टर्मिनल वाले दोनों लेटे हुए हैं, तो ये एक क्लोरीन ऐसे होगा, तो बीच से जब हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा तो इस क्लोरीन का ये क्लोरीन मिरर इमेज बन जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये इन दैट केस प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा सिस्टम था स्पाइरो का। इसमें आप लोग देख लोगे कि आपका क्या होता है, आपका ये ऑप्टिकल एक्टिव कैसे देखा जाता है। एक और सिस्टम है, बस उसे जान लेते हैं, बाइफिनाइल सिस्टम। बाइफिनाइल क्या होता है, ध्यान से देखना कि अगर आपके पास ये देखो दो फिनाइल रिंग होती है, ठीक है ना जी, दोनों फिनाइल रिंग सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं और ये क्या करती है, बहुत तेज रोटेट कर रही होती है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, धुआंधार 10⁻36 के आसपास माना जाता है, 10⁻6 के आसपास पर सेकेंड रोटेशन माना जाता है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, ठीक है ना जी। वाइब्रेशन है बेसिकली, वो रोटेशन के तौर पे काउंट किया जाता है। अब जरा देखना ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे आर्थो पे कोई एक ग्रुप लगा दिया, मान लो मिथाइल लेट सपोज, तब भी इसके रोटेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले। लेकिन अगर ठीक इसी के सामने मैंने यहां पर एक क्या कर दिया, ग्रुप लगा दिया, तो जैसे मान लो कि ये दोनों, मेरा हाथ को मान लो इस तरीके से मुट्ठी बंद है, दोनों मान लो कि ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है, तो अभी दोनों ये क्या कर रहा था, फ्री रोटेशन था यहाँ पे, लेकिन अभी क्या कर दिया, दोनों के सामने ऑर्थो पोजीशन पे इस तरीके से एक ग्रुप लगा दिया, तो अब होगा क्या, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के लिए जब ये रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे इस तरीके से, और जब ऐसे और रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो जब परपेंडिकुलर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने यहाँ पे दो ग्रुप बल्कियर लगा दिया, तो ये दोनों रिंग अब एक प्लेन में ना होकर के परपेंडिकुलर हो गई हैं, और परपेंडिकुलर होते ही यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, नहीं रह जाएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो और नहीं रहेगी, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस तरीके से। तो एक रिंग अगर खड़ी है, दूसरी रिंग पड़ी है, तो ऊपर देखोगे तो नीचे भी दिखना चाहिए, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और तुम कह दोगे ये ऑप्टिकल एक्टिव है। इसी तरीके से देख लो जरा ध्यान से, एक बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैकेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, ध्यान से देखना, यहां पर इस तरीके से दिया हुआ और यहां पे इस तरीके से दिया हुआ, और पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली कहानी, अब देखो जरा ध्यान से, ये इस तरफ हो गया और इधर इस तरीके से हो गया, क्या एक दूसरे के रोटेशन में वो करेंगे, नहीं, रोटेशन में अब यहाँ रिपल्शन नहीं है, तो ये प्लेन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे करता तो ये एक दूसरे को रिपेल करता और परपेंडिकुलर हो जाता, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस वाले केस में एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना, और ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाए, इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये इनएक्टिव है भाई, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 4 ऐसे बेसिक सिस्टम है जहां पे आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन दे करके, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो अगर आपको इन सारे कंपाउंड में समझ में थोड़ा बहुत भी आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी ऐसी जानकारी के लिए हम लोग फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।